हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल मैप था वो हमने देखा था एंड आई होप सबको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उसके बाद। और आज हम देखने वाले हैं इसका फिजिकल मैप। तो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वो हम कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन को मुझे एड्रेस करना था जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी एटलस यूज़ करें मैप्स के लिए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की, वो करें और उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको बाय करना हो तो उस लिंक से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गैलापागोस आइलैंड जो है वो किस कंट्री की टेरिटरी है। तो कमेंट में सब लोग इसको आंसर करेंगे। जो आंसर नहीं करेगा मतलब उसने पिछला वीडियो नहीं देखा है। और मेरी आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछला वीडियो देखें, उसके बाद आप फिजिकल फीचर वाली वीडियो पे आएँ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं माउंटेन्स से। तो माउंटेन्स में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ पे बहुत लंबी रेंज है। इधर यहाँ वेनेजुएला आप देख रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, आपको दिख रहा होगा जितनी भी ये ग्रे कलर में दिख रही है आपको। फिर आप जाएंगे कोलंबिया में तो कोलंबिया में दिखाई देगी, फिर इक्वाडोर में आपको दिखाई देगी, फिर आगे पेरू में दिखाई देगी, पेरू से फिर ये आगे होते हुए बोलीविया से होते हुए फिर नीचे यहाँ अर्जेंटीना और चाइल में आपको ये देखने को मिलेगी। तो टोटल 7 कंट्रीज़ में ये आपको देखने को मिलेगी और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है अगर हम कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज की बात करें। मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया कॉन्टिनेंटल क्योंकि जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें सबसे लंबी माउंटेन रेंज यही है। लेकिन जब हम ओवरऑल अर्थ की बात करते हैं तो उसमें पानी के अंदर, ओशन के अंदर जो हमारे महासागर हैं उनके अंदर बहुत लंबी लंबी रेंजेस हैं जिनको हम रिजेस बोलते हैं। इसीलिए इसको हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल रेंज की। अगर बात करें सबसे बड़ी माउंटेन रेंज की तो वो एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम एंडीज। अगर इसके टाइप की बात करें तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है उतनी डिटेल में तो अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मैप पढ़ना है पर्टिकुलरली और ये ज्योग्राफी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। बस आप ये ध्यान रखें कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं, 2 प्लेट्स जब टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती हैं जनरली। तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे फोल्ड टाइप की शेप बन जाती है उनकी, इसीलिए इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और यंग इसीलिए इसके आगे लगा हुआ है क्योंकि ये माउंटेन्स की हाइट अभी भी बढ़ रही है, ये यंग है एज कम्पेयर टू ओल्डर माउंटेन्स जो दूसरे माउंटेन्स है। जैसे हम अगर हिमालयाज़ की बात करें तो वो भी एक यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, इसलिए हिमालयाज़ की जो हाइट अभी भी बढ़ती रहती है। तो एंडीज़ हो गया, हिमालयाज़ हो गए, आपके रॉकीज़ जो हमने नॉर्दर्न अमेरिका में पढ़े थे वो हो गए। उसके अलावा एल्प माउंटेन रेंज जो है वो भी एक यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इसकी लोकेशन मुझे बताएं कमेंट में कि एल्प्स माउंटेन रेंज हमने कहाँ पर पढ़ी थी। अच्छा, ये भी बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वो करीबन 7000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी लंबी ये माउंटेन रेंज है। एक तरीके से आप देखिए ना, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट लास्ट एंड तक साउथ अमेरिका के ये पूरा कवर कर ले रही है साउथ अमेरिका को। और एक और फैक्ट इसके बारे में ये बन जाएगा कि अगर एशिया से हम बाहर देखें, आउटसाइड एशिया, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। मतलब जब हम हाइट की बात करते हैं तो ये एशिया के बाहर सबसे ज़्यादा हाइट इसकी मानी जाएगी क्योंकि एशिया में जो स्पेशली हिमालयाज़ वाला रीजन है वहाँ पे इतनी सारी माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एशिया को छोड़ के अगर हाईएस्ट रेंजेस की बात हम करेंगे या सबसे ज़्यादा हाइट वाला माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो वो है एंडीज़। तो एंडीज़ माउंटेन रेंज की हेल्प से हम एक एक कंट्री को जानना शुरू करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में हम जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी की चीज़ों को भी हम जानेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कोलंबिया से, फिर हम इक्वाडोर में जाएंगे, इस तरह से आगे नीचे पूरा अर्जेंटीना चाइल तक पहुँचेंगे और लास्ट में ये जो वेनेजुएला है इस पर हम लास्ट में आएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कोलंबिया को देखते हैं। तो ये रहा कोलंबिया और इसको अगर बड़े मैप में देखें तो ये है। अब कोलंबिया में जो मेन चीज आपको देखनी है वो ये है कि यहाँ पर एंडीज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो होती हैं उनको हम अमेरिकाज में कहते हैं कॉर्डिलेरा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी बात करें तो वहां पे जो वेस्टर्न यूएसए का जो पार्ट था, जो रॉकीज माउंटेन रेंजेस के आसपास वाली जो रीजन है,
वहां पे भी उनको कॉर्डिलेरास बोला जाता है क्योंकि वहां पे भी पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो कॉर्डिलेरास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और 3 तरीके से आप इनको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न पोर्शन में है, एक है आपका इधर ईस्टर्न पोर्शन में एक माउंटेन रेंज है ईस्टर्न साइड की तरफ, और एक बीच में है आपकी। तो इसी तरीके से इनके नामकरण भी किए गए हैं। तो जो वेस्टर्न पोर्शन में कॉर्डिलेरास है उनको कहा जाता है ऑक्सीडेंटल, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। ऐसे ही जो ईस्टर्न साइड में है उनको कहा जाता है ओरिएंटल, ठीक है। तो जो ईस्टर्न साइड में है उनको क्या कह रहे हैं हम, ओरिएंटल, और जो वेस्टर्न साइड में है उनको कह रहे हैं हम ओसिडेंटल, ठीक है। और जो सेंट्रल रीजन में है, जो सेंटर में है, उनको क्या कह रहे हैं हम, सेंट्रल कह रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्डिलेरास को आप 3 हिस्सों में यहां पे बांट सकते हैं, एक है ऑक्सीडेंटल, एक है ओरिएंटल, और एक हो गया आपके सेंट्रल। तो ये कहां पे लोकेटेड है, आपके कोलंबिया में लोकेटेड है। तो कोलंबिया से अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंट्री की तरफ, और वो क्या होगी आपकी, इक्वाडोर। इक्वाडोर में आपको 2 इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज देखने को मिल जाएंगे, एंडीज के ऊपर लोकेटेड हैं, तो भाई उनकी हाइट और ज्यादा हो जाती है। एक का नाम है कोटोपैक्सी और एक का नाम है चिम्बोराजो। कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। चिम्बोराजो की अगर हम बात करें तो चिम्बोराजो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, मतलब अभी सोया हुआ है, पता नहीं कब जाग जाए। अगर इसकी हाइट की बात करें तो काफी ज्यादा है, 6267 मीटर्स, तो यानी कि 6 किलोमीटर से भी ज्यादा। और कोटोपैक्सी की भी बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की इसकी हाइट है। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कैपिटल पड़ती है यहाँ पे किसकी, इक्वाडोर की, जिसका नाम है क्योटो। और हमने ये देखा था कि इक्वेटर पे पड़ती है कैपिटल। तो इसके नीचे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे कोटोपैक्सी, और फिर उससे नीचे जब हम जाते हैं तो हमको चिम्बोराजो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें इन दोनों ही वॉल्केनोस को। उसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी इक्वाडोर में, वो है एक गल्फ। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ गुयाकिल। तो यहाँ पे आपको एक सिटी देखने को मिलती है इक्वाडोर की जिसका नाम गुयाकिल है, तो इसी के नाम पे इस गल्फ का नाम भी रखा गया है। तो ध्यान रखें, गल्फ ऑफ गुयाकिल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वाडोर में। और उसके इस तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, गालापैगोस आइलैंड जो है वो। अब इक्वाडोर से आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पेरू, लेकिन पेरू में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कोई ऐसी साइट नहीं है, तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे बोलीविया में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है इनमें आपको बहुत ऊंची ऊंची रेंजेस देखने को मिलेगी, लेकिन हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उन्हीं चीज़ों को देखें जो इंपॉर्टेंट है। तो बोलीविया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं बोलीवियन प्लेट्यू, ठीक है, बोलीविया का पठार। और इसका अगर नाम, मतलब बोलीवियन प्लेट्यू के अलावा इसका जो नाम है वो बोलते हैं एल्टीप्लानो। तो एल्टीप्लानो ये वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट प्लेट्यू है। सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाला प्लेट्यू की बात करें तो वो टिबेटियन प्लेट्यू है जो कि एशिया में पड़ता है। लेकिन उसके बाद 2nd नंबर में अगर हम बात करें तो वो आपका ये बोलीवियन प्लेट्यू है। बोलीवियन प्लेट्यू के अलावा यहाँ पे आपको 2 लेक देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये एक लेक है जिसको बोलते हैं लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेक तो ये है ही, साथ ही अगर साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दोनों में ही टिटिकाका नंबर 1 पर है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेक, ये यहाँ पे जो है इसका नाम है पूपो, ठीक है। तो ये 2 लेक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, बोलीविया में। जो पूपो है वो तो टोटली बोलीविया में ही है, लेकिन जो टिटिकाका है वो पेरू और बोलीविया शेयर करती हैं। और लेक टिटिकाका का मैं बता दूं आपको, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बोलीविया के बाद अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें चाइल और अर्जेंटीना देखने को मिलेंगे। तो पहले चाइल को देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम अर्जेंटीना में। एक्चुअली दोनों को साथ में ही देख लेते हैं। ये रहा मैप। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें एक डेजर्ट देखने को मिलेगा इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है जिसको बोलते हैं अटाकामा डेजर्ट। और ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है, ड्राइएस्ट नॉन पोलर, ठीक है, पोल्स पे नहीं है ये। मैं ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि जो पोल्स होते हैं, जो अंटार्कटिका है वो भी एक डेजर्ट है, बस वहां पे बर्फ होती है। और मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बताया भी होगा कि यहाँ पे एक लोकेशन पड़ती है जिसका नाम था अरिका। अरिका मैंने बोला था कि वर्ल्ड की ड्राइएस्ट लोकेशन है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट का रीजन पड़ता है। वो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो मॉइस्चर वगैरह आता है वो इस तरफ से आता है, ठीक है, यहाँ से विंड्स चलती हैं और वो मॉइस्चर लेके आती है। लेकिन यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज पड़ जाती है। अब एंडीज माउंटेन रेंज की वजह से जो मॉइस्चर वगैरह है वो इस तरफ पहुंच ही नहीं पाता यहाँ पर, ठीक है। और
यहाँ पे डेजर्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, रेनफॉल वगैरह हो ही नहीं पाती है इन एंडीज माउंटेन रेंज की वजह से। और इस आप लोग कहेंगे अगर इस तरफ तो ओशन है, लेकिन यहाँ पे क्या पूरा ड्राई ओशन है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको ना इधर से हेल्प मिलती है ना इधर से हेल्प मिलती है। तो ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो लोकेशन है, आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, हाईएस्ट एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी की जब हम बात करते हैं तो वो आपको यहाँ अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये देखा जाए तो एकदम बॉर्डर पे है, लेकिन अर्जेंटीना में है, ठीक है, ओजस डेल सैलाडो। और इसकी हाइट क्या है, 6880 मीटर्स। तो आइडिया लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट है इसकी। अब ओजस डेल सैलाडो के बाद आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पीक देखने को मिलेगी, जो कि है अमेरिकाज में हाईएस्ट पीक, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका सब मिला दो तो उसमें सबसे ऊंची पीक आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जिसका नाम है अकांकागुआ। इसकी हाइट कितनी है, 6959 मीटर्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया से बाहर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो अकांकागुआ ही है, क्योंकि फिर वही बात होगी, हिमालयाज में इतनी ऊंची ऊंची पीक हैं, करीबन 100 पीक्स तो आपको ऑलमोस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगी, इतनी ऊंची ऊंची पीक्स है। फिर उसके बाद यहाँ आउटसाइड एशिया वाली पीक्स का नंबर आएगा, ऐसा वाला हाल है। तो अकांकागुआ है हाईएस्ट पीक इन अमेरिकाज। एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो उसका आंसर भी अकांकागुआ ही होगा। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ही पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ यहाँ से इक्वेटर पास होती है, तो इसके नीचे क्या है आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी सबसे ऊंची पीक यही है, क्योंकि हिमालयाज तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाते हैं। तो अकांकागुआ के बाद अब हम थोड़ा नीचे पहुंचेंगे, तो ये वाला जो रीजन है ये इसको कहते हैं पैटागोनिया। अब पैटागोनिया क्या है, एक डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट के साथ साथ यहाँ पर इसको प्लेट्यू भी कहते हैं, पठार भी है ये। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस तरीके का प्लेट्यू है, तो इसको कहते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट। अब पिडमॉन्ट प्लेट्यू का मतलब होता है कि ऐसा प्लेट्यू जो किसी माउंटेन के फुट हिल्स पर हो, मतलब ये एक माउंटेन रेंज है और उसके पैरों पर एक आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे आप, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। तो आपको पता है इस तरफ क्या पड़ती है, एंडीज माउंटेन रेंज पड़ती है, और उसके फुट हिल्स पे आपको यहाँ पर पैटागोनियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक क्या है, एक डेजर्ट भी है। तो आपको यहाँ पर 2 डेजर्ट देखने को मिल गए, ऊपर देखने को मिल गया आपको अटाकामा डेजर्ट और नीचे आपको देखने को मिल गया पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, पिडमॉन्ट का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हमने नॉर्थ अमेरिका में एप्लाचेन माउंटेन रेंज देखी थी ना, तो उसके आसपास का जो प्लेट्यू वाला रीजन है वो भी पिडमॉन्ट का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है। अर्जेंटीना में ही ऊपर इस वाले रीजन में आपको ये पंपास या पेम्पास ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम पर्टिकुलरली ग्रासलैंड्स को देख रहे होंगे। तो हमने यहाँ से सफ़र शुरू किया था कुछ इस तरीके से और आखिरी तक हम पहुँच गए एंडीज माउंटेन रेंज की। मैंने स्टार्टिंग में वेनेजुएला छोड़ दिया था, तो वेनेजुएला की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों वेनेजुएला की जब हम बात करेंगे, ये रहा इसका जूम्ड मैप, और वेनेजुएला में आपको इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बता रखी थी कि ये यहाँ पर एक जगह पड़ती है वेनेजुएला में, इसको बोलते हैं मराकाइबो। अब मराकाइबो जो है, यहाँ पर एक लेक पड़ेगी इस जगह पर, जिसको बोलते हैं मराकाइबो लेक, ठीक है। और आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि जब भी हम वेनेजुएला की बात करेंगे, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इनके पास ही हैं। अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं सारे, लेकिन इनके पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि मराकाइबो ये जो लोकेशन है यहाँ पे इनका एक पोर्ट है, जो कि एक ऑयल पोर्ट के नाम से फेमस है, क्योंकि इनके पास ऑयल है भाई। तो मराकाइबो लेक पर ही ये पोर्ट बनाया गया है। और उसके बाद जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ वेनेजुएला देखने को मिलता है, ठीक है। तो मराकाइबो के आसपास ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि गल्फ ऑफ वेनेजुएला है और नीचे आपको मराकाइबो लेक देखने को मिलेगी। और मराकाइबो पे कौन सा पोर्ट है, मराकाइबो पोर्ट, जो फेमस है ऑयल के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ सेंटर में आएंगे तो यहाँ से ओरिनोको रिवर पास होती है और फिर ये वेनेजुएला से ही निकलती है और यहाँ पे ये अटलांटिक सी में जाके मिल जाती है। हालांकि इसकी बात अभी हम जब रिवर्स डिस्कस करेंगे तब भी बात करेंगे ही, लेकिन अगर वेनेजुएला की बात हो रही थी तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंजल फॉल्स, ठीक है। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट फॉल है। अगर हम अनइंटरप्टेड वाटरफॉल्स की बात करें, अनइंटरप्टेड मतलब बीच में वो बिल्कुल टूट नहीं रहा है, वो पूरी तरीके से एक ही बार में पूरा फॉल क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जब हम अफ्रीका देख रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको टुगेला वाटरफॉल्स बताया था, जो कि
वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइट वाला फॉल है, लेकिन वो इंटरप्टेड है, बीच बीच में टूट टूट के बनता है वो, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस कंट्री में वो फॉल हमने देखा था। ओके, तो अगर एक ही बार में गिरने की बात करें वाटरफॉल की, तो उसमें सबसे ऊपर एंजल फॉल्स को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत जगह सिर्फ एंजल फॉल्स ही लिखा रहता है, सीधा पूछा जाएगा कि विच इज़ द टॉलेस्ट फॉल इन द वर्ल्ड, तो एंजल फॉल्स लिखा रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम अनइंटरप्टेड की बात करें तो एंजल फॉल सबसे ऊपर आता है। अगर हम इंटरप्शन कंसिडर कर लें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फिर टुगेला आ जाएगा। तो हमने वो सारे रीजन्स देख लिए जो एंडीज माउंटेन रेंज के आसपास थे। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि होगा ग्रासलैंड्स के ऊपर, और उसके लिए हम देख लेते हैं ये वाला मैप। तो दोस्तों, ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान, और घास के मैदान बनते कैसे हैं या डेजर्ट्स कैसे बनते हैं उसका थोड़ा सा मैं एक आपको जनरल आइडिया देता हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब इनकी लोकेशन साउथ अमेरिका में इन जगहों पर क्यों है। तो दोस्तों, एक रीजन होता है जहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे खूब बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। आप फिर जब इससे दूर होते जाएंगे तो बारिश कम होती हुई देखने को मिलेगी, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बारिश कम होती हुई देखने को मिलेगी आपको। और फिर एक ऐसा रीजन आएगा जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल डेजर्ट वाला रीजन, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी बारिश हो ही नहीं रही है, डेजर्ट वाला रीजन। तो यहाँ पे खूब बारिश हो रही है, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, और इनके बीच में आपको एक ट्रांजिशन जोन मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो इस रीजन में आपको जनरली ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। तो आपको पता है कि यहाँ से इक्वेटर पास होती है, और इक्वेटर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है इक्वेटर वाले रीजन में। तो इसी वजह से यहाँ पे हमको जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है पूरा, ठीक है। घने घने जंगल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इससे ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, घास के मैदान देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे ही इससे नीचे की तरफ भी आप जाएंगे तो आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर और बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है, फिर बारिश बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको क्या देखने को मिलेंगे? डेजर्ट देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट देखने को मिले थे और पैटागोनियन डेजर्ट देखने को मिला था। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? सबसे पहले रेन फॉरेस्ट, घने घने जंगल, खूब बारिश की वजह से। फिर बारिश कम होनी स्टार्ट होती है तो आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इस रीजन में आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। फिर नीचे बारिश हो ही नहीं रही है तो आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स, ठीक है। एक जनरल आइडिया इससे आपको हेल्प होगी ये कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट क्यों है, यहाँ पे ग्रासलैंड क्यों है, और सबसे नीचे डेजर्ट क्यों है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी पड़ेगी। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सपोज अर्थ है, ठीक है। मेरी ड्राइंग स्किल पे मत जाना, बहुत बुरी है। मान लो कि ये अर्थ है, तो बीच से निकलती है आपकी इक्वेटर, तो हम 0 डिग्री बोलते हैं। ऊपर एक लैटिट्यूड पड़ता है जिसको क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही यहाँ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो इस पर्टिकुलर रीजन को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो रीजन रहता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सिंपल, जिसको नहीं पता उसके लिए आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड पड़ता है जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इधर को जाएंगे तो एक लैटिट्यूड देखने वाला है जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो इस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो रीजन है इसको भी कहा जाता है टेम्परेट जोन। तो ग्रासलैंड को भी इसी तरीके से क्लासिफाई कर दिया जाता है। जो आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे उनको आप कह देंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और जो इधर ऊपर वाले रीजन में देखने को मिलेंगे उनको आप क्या कहेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ऐसे ही इधर भी जो आपको देखने को मिलेंगे उसको आप क्या कहेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अगर हम साउथ अमेरिका को देखें तो ये इक्वेटर पड़ती है। इससे ऊपर की तरफ आपका कहीं ऊपर जाके मैक्सिको से क्या पास होती है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपका क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो कुछ यहाँ से पास होती है, तो ये वाला रीजन भी आपका क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन में ही आएगा। फिर इससे नीचे वाला जो रीजन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस मैप पर। अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसको इस मैप में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला रीजन हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, तो यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है अमेजोन का। तो इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? ग्रासलैंड, और इससे नीचे भी हमको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रासलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है लानोस। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये रहा कोलंबिया और ये रहा वेनेजुएला, तो इन 2 कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको। फिर हम नीचे अगर आए तो इधर ये सेल्वास लिखा हुआ है,
ठीक है। सेल्वास यानी कि जो हमारा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है उसी को सेल्वास बोलते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको नीचे को जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक मेन ग्रासलैंड जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, पंपास या पैम्पास, वो आपको यहाँ मेजरली आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो कुछ इस तरीके से पास करती है यहाँ से, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास करती है, सारी लाइन से एक साथ दिमाग में चल रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से कुछ पास करती है, तो इससे नीचे वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो ये क्या होगी, एक टेम्परेट ग्रासलैंड की कैटेगरी में इसको हम कंसिडर करेंगे पैम्पास को। उसके अलावा अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रासलैंड वाला रीजन है। यहाँ पे 3 सीज देखने को मिलते हैं, 3 सी वाले ग्रासलैंड। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कटिंगा, फिर इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कैंपोस, फिर ये जो बचा हुआ रीजन है ना बीच का, ये है सेरेडो। तो 3 सीज, कटिंगा, सेरेडो एंड कैंपोस, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड इसको बोलते हैं। हाईलैंड मतलब ये थोड़ा ऊंचा इलाका है जहाँ पे थोड़ा माउंटेन वाला रीजन है, इसीलिए थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारी रिवर्स भी निकलती हैं। ऐसे ही ऊपर आपको यहाँ पे गयाना का हाईलैंड देखने को मिलेगा। तो हमने देखा लानोस, सेल्वास, उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील में हमने 3 सीज देखे, और नीचे हमने देखा पंपास, और एक यहाँ पर ग्रैंड चेको वाला जो रीजन पड़ता है, यहाँ पर भी क्या है आपके ग्रासलैंड्स हैं ग्रैंड चेको रीजन में। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपका पराग्वे वाला रीजन है, और थोड़ा बहुत ये अर्जेंटीना में भी आएगा। तो काफ़ी बात होगी ग्रासलैंड्स की। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे जो मेन एंटिटी है यहाँ की, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलता है, हमने बात कर ली इसके बारे में। बड़े मैप में देखें तो इसका जो मोस्ट ऑफ द रीजन आपको देखने को मिलेगा वो ब्राजील में देखने को मिलेगा। माना जाता है करीबन 60% एरिया इसका ब्राजील में है, और उसके अलावा पेरू में करीबन 13% आपको देखने को मिलेगा, कोलंबिया में करीबन 10% आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनमें आपको ये रीजन देखने को मिल जाएगा। अगर ये देखें कि किन कंट्रीज़ में इसका रीजन नहीं आता, तो इधर आपको पता है चाइल आता है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है अर्जेंटीना, ये आपका आ जाता है पराग्वे, फिर नीचे आ जाता है आपका उरुग्वे। तो ये कंट्रीज़ हैं जो शेयर नहीं कर पाती हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को या उसके बेसिन को। और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को सेल्वास भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैं जब आपको ग्रासलैंड्स बता रहा था तब मैंने बोला सेल्वास, एल लगाना भूल गया यहाँ पे मैं, ठीक है। और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलती है एक रिवर जिसका नाम क्या है, अमेजॉन। तो अब हम देखते हैं रिवर्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अमेजॉन रिवर की। तो अमेजॉन रिवर जो है यहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली दिख रही होगी, ये पूरी ऐसे जाते हुए, और ये यहाँ पेरू से निकलती है। अब इसके ऊपर काफ़ी एक तरीके से ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। जब हम बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, बड़ी यानी लेंथ की जब हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि नाइल रिवर है या अमेजॉन रिवर है, इस बात पे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मतलब नाइल रिवर को हम सबसे बड़ी रिवर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली जो अमेजॉन रिवर है वो बहुत पहले से बन के आती है। मतलब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज एक तरह से आप कह सकते हैं वो इसको बहुत पहले से लेके आती हैं। तो पूरी लेंथ इसकी कैलकुलेट की नहीं गई है, अगर पूरी लेंथ कैलकुलेट की जाए तो ये नाइल से बड़ी आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो अमेजॉन रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा है नाइल से, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसका अगर हम सोर्स की बात करें तो पेरू से ये निकलती है, फिर यहाँ से ये ब्राज़ील में आती है, और ब्राज़ील में फिर यहाँ पर ब्राज़ील में एक टाउन पड़ता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका नाम था मकापा, याद होगा आप लोगों को। तो मकापा एक टाउन पड़ता है, और उसके आगे फिर आपको इसका माउथ देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये जो अमेजॉन रिवर है वो मिल जाती है अटलांटिक ओशन में। अमेजॉन रिवर के बाद दूसरी यहाँ की बड़ी रिवर की बात करें तो वो पराना रिवर है। पराना रिवर आपको यहाँ ब्राज़ील से देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसको ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का रीजन बोलते हैं। तो यहाँ से रिवर्स देखने को मिलेंगी आपको काफ़ी, क्योंकि ऊंचाई से ही निकलती हैं अधिकतर जो रिवर्स होती हैं पहाड़ों से। तो यहाँ से निकलेगी पराना रिवर, कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। ब्राज़ील से ये होते हुए निकली, फिर ऐसे पराग्वे से होते हुए यहाँ पराग्वे के एक तरह से बाउंड्री पे गुजरती है, और ऐसे ही अर्जेंटीना में पहुँच जाएगी फिर, और यहाँ से ऐसे करके इधर फिर अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी रिवर आके मिलती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं पराग्वे रिवर। ये भी कहाँ से आ रही है, ब्राज़ील से ही आ रही है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है वहीं से आ रही है, और फिर ये पराग्वे में आएगी, ठीक है। फिर ये आगे आके पराना रिवर में मिल जाती है। ऐसे ही ये कंट्री है उरुग्वे,
तो उरुग्वे रिवर भी है एक, और वो भी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही आती है। यहाँ से कुछ ऐसे, फिर यहाँ उरुग्वे की बॉर्डर पे चलेगी, और फिर ये यहाँ पे इससे मिल जाएगी पराना रिवर में। ठीक है, तो पराना रिवर में पहले पराग्वे रिवर आके मिलती है, फिर इधर उरुग्वे रिवर आके मिलती है, और यहाँ पर ये एक एस्चुरी का फॉर्मेशन करते हैं। एस्चुरी का मतलब जहाँ पे सी वाटर है उससे एक रिवर आके मिलती है। ठीक है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। तो इस एस्चुरी का नाम है रियो दे ला प्लाता। ठीक है, और इस एस्चुरी पे एक्चुअली 2 कैपिटल सिटीज भी पड़ती हैं। उरुग्वे की कैपिटल आप लोगों को पता होना चाहिए मॉन्टेविडियो, जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। और अगर हम अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो उसका नाम क्या है, ब्यूनोस एराइस। ठीक है, तो ये दोनों कैपिटल भी इस एस्चुरी पे लोकेटेड हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से एक और रिवर दिखेगी आपको निकलते हुए कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ अटलांटिक ओशन में मिल जाएगी। नाम है साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को नहीं है, साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, एक रिवर ये होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताई थी एक रिवर वेनेजुएला में, याद है ना, यहाँ से निकलती है ओरिनैको रिवर, और यहाँ पे फिर ये चली जाती है कहाँ पर, आपके अटलांटिक ओशन में, ओरिनैको रिवर। तो हमने कौन कौन सी रिवर देखी, सबसे पहले देखी हमने अमेजोन रिवर, सबसे बड़ी रिवर यहाँ की। फिर उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की जो थी पराना रिवर, वो देखी हमने। उसमें हमने देखा कि पराग्वे रिवर आके मिलती है, उरुग्वे रिवर आके मिलती है। उसके अलावा हमने देखा साओ फ्रांसिस्को रिवर, और हमने देखा ओरिनैको रिवर जो कि वेनेजुएला में फ्लो करती है। तो रिवर्स भी सारी कवर होगी। अब हम देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक जिसमें हम गल्फ और पैसेज वगैरह देख लेते हैं। तो एक गल्फ यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका नाम है गल्फ ऑफ गुयाकिल। ये इक्वाडोर में हमने देखा था, तो के बारे में बात हो ही चुकी है। और ऊपर वेनेजुएला में गल्फ ऑफ वेनेजुएला पड़ता है, उसकी भी बात हो चुकी है। तो सीधा हम आ जाएंगे यहाँ नीचे चाइल में। तो चाइल में इस जगह पर ये जो गल्फ है इसका नाम है गल्फ ऑफ पेनास। ओके, ये देखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसकी बात हम पिछली वीडियो में ही कर चुके हैं। यहाँ पर एक जल संधि देखने को मिलती है जिसका नाम है मैगेलन स्ट्रेट। अब पिछली वीडियो में इसकी बात हो चुकी है, तो आप लोगों को मुझे बताना है कि मैगेलन स्ट्रेट किन 2 लैंड मासेस को अलग कर रहा है। एक लैंड मास ये है, आपको पता है, आर्किपेलागो, और ऊपर आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया। तो इस नीचे वाले रीजन का मुझे बताना कमेंट में आप आंसर, आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया मैंने। फिर उसके बाद ड्रेक पैसेज पड़ता है। आपको पता है कि नीचे की तरफ, यहाँ नीचे क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है। अंटार्कटिका के ऊपर जो हमारा सदर्न ओशियन है वो पड़ता है। तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच आप कह लें, आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रेक पैसेज। ठीक है, उसके बीच का जो एरिया है ये है ड्रेक पैसेज। और ड्रेक पैसेज जो है काफ़ी खतरनाक एरिया है। यहाँ पर जो पानी का बहाव वगैरह रहता है वो बहुत खतरनाक होता है, और साथ ही ठंडा इलाका भी है। तो उसके बाद गाड़ी हम थोड़ा ऐसे लेके आते हैं, और यहाँ पे आपको एमजे गल्फ देखने को मिलेंगे। एमजे मतलब सैन मैटियास और सैन जॉर्ज। एमजे मैं क्यों बोल रहा हूँ, एम से मैटियास हो गया आपका, जे से जॉर्ज। ठीक है, तो माइकल जैक्सन याद रख सकते हैं आप। तो एमजे गल्फ आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, अर्जेंटीना में। एक ये रहा मैटियास, और ये रहा आपका जॉर्ज, सैन जॉर्ज। तो इसी के साथ हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी कवर हो गया। और एक चीज़ रह रही है मुझे पता है, जिसमें हम लैटिन अमेरिका जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जैसे मैंने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर किया है कि पहले पॉलिटिकल फीचर्स देखे और उसके बाद हमने फिजिकल फीचर्स देखे, क्या आप ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को चाहते हैं, या फिर जैसे पहले मैं एक साथ मर्ज करके पढ़ाता था वैसे चाहते हैं? तो मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।